विद्यार्थियों, आज हम फूड चेन व फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि समस्त जीव एक दूसरे पर ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निर्भर रहते हैं। इस पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है और वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पौधे जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसको स्थैतिक ऊर्जा के रूप में जैविक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इसलिए पौधों को अपन उत्पादक प्रोड्यूसर कहते हैं। ये मानते हैं कि ये जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों के संयोजन से, हरित लवक की सहायता से व अन्य एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों ग्लूकोज, शर्करा व अमीनो अम्ल में बदलते हैं। इसके कारण इन्हें जो है पौधों को अपन स्वयंपोषी ऑटोट्रोफ कहते हैं। दूसरी तरफ दूसरे अनेक जीव होते हैं जो इन स्वयंपोषियों पर, ऑटोट्रोफ पर निर्भर रहते हैं। उनको हम हेटेरोट्रोफ विषमपोषी कहते हैं। ये उत्पादकों पर बने कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त कर उपयोग करते हैं। उनके कारण इन्हें अपन उपभोक्ता भी कहते हैं, कंज्यूमर। जैसे कि अपने उत्पादक पौधे हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव हो गए, द्वितीय उपभोक्ता जो इन प्रथम मांसाहारी जो होते हैं उनको कह सकते हैं। और प्रथम मांसाहारी यदि अन्य जीवों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, शिकार किया जाता, तो वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इसको अपन साधारण रूप से एक खाद्य श्रृंखला में इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्पादक के बाद शाकाहारी जीव होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता जो है अन्यों का आधार बनता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। हम जानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर परस्पर जुड़ा रहता है, यानी अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी जीव। तो एक खाद्य श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसको अपन यूँ कह सकते हैं कि उत्पादक के रूप में यदि पौधे हैं तो उस पर शाकाहारी जीव होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्रथम मांसाहारी होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, बड़े मांसाहारी जंतु होंगे वो तृतीयक उपभोक्ता के होंगे। इस प्रकार ये अलग अलग पोषण स्तर के आधार पर भी अपन इनका विवेचन कर सकते हैं। जैसे उत्पादकों को अपन प्राथमिक पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषण स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषण स्तर, तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषण स्तर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब जो अपन खाद्य श्रृंखला है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है, जिसको अपन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के रूप में विभाजित करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन को अपन चारण खाद्य श्रृंखला के रूप में जानते हैं, जिसमें वे पशु जो घास या वनस्पति पर चरते हुए अपनी भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इनमें अगले स्तर में प्रथम शाकाहारी आएंगे,
वो शाकाहारी जो है बड़े मांसाहारी उपभोक्ता का शिकार बनते हैं। इसमें शिकारी खाद्य श्रृंखला भी इसको कह सकते हैं, प्रेडेटरी फूड चेन भी कह सकते हैं। जैसे वनस्पति छोटे घास हैं, उनको चूहे खाते हैं, चूहे को सर्प खाता है, सर्प को पक्षी खा जाता है। तो एक एक सिंपल अपन चेन कह सकते हैं, इसको फूड चेन कह सकते हैं। इसी तरीके से घास को हिरन खाता है, हिरन को सिंह खाता है, बाघ खाता है। तीसरी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे डाइटम शैवाल हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में प्रोटोजोआ उन पर निर्भर रहते हैं। प्रोटोजोआ को रोटिफर उनका भक्षण करते हैं, और रोटिफर को छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, वृद्ध मत्स्य। तो इस तरीके से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी तरीके से पत्तियां हैं, उनको टीडा खाता है, टीडे को पक्षी खाते हैं, पक्षी को बिल्ली खा जाती है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बनती है। इसमें अपन देखते हैं कि सभी खाद्य श्रृंखला एक स्ट्रेट फॉर्म में, रैखिक फॉर्म में अपने को दिखाई देती है। हाँ, ये एक बार देखने में ये ज़रूर ऐसा लगता है, लेकिन इनका अंतर संबंध होने के कारण या इकोसिस्टम में जब इसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं, तो ये देखने में आता है कि ये एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड भी होती है, और इस तरीके से एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। दूसरी जो अपन खाद्य श्रृंखला है वह अप्रद खाद्य श्रृंखला है, जिसमें पत्तियों का अप्रद जो है अवशेष जो मिट्टी में मिला हुआ रहता है, उस पर केंचुए निर्भर रहते हैं। केंचुए को मैना खाती है, मैना को बाज खाता है। इस तरीके से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इनमें अपन देखते हैं कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला की कुछ विशेषताएं होती है। उन तथ्यों को अपन स्पष्ट करते हैं। इसमें ये देखने में आता है कि प्रत्येक पोषण स्तर है, उसकी जो समस्त ऊर्जा है वो द्वितीय पोषण स्तर को प्राप्त नहीं होती है। यानी उसकी अधिकतम ऊर्जा जो है 90% ऊर्जा उसके श्वसन, उसके जैविक क्रियाओं तथा गमन या उसके वातावरण में विसर्जित हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर में प्रवेश करती है। तो अपन ये मानते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसलिए माना जाता है कि खाद्य श्रृंखला जो है बहुत लंबी नहीं होती है। इसमें अधिकतम 5 पोषण स्तर हो सकते हैं। एल्टन ने ये बताया कि 5 पोषण स्तर से अधिक लंबी खाद्य श्रृंखला संभव नहीं है, और उन जीवों की संख्या परितंत्र में अधिक होगी जो उत्पादकों के निकट होंगे। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि जो शाकाहारी जीव है उनका आकार जो है अधिक बड़ा होगा, क्योंकि वो उत्पादकों के अधिक नज़दीक होंगे। यदि शाकाहारी व्हेल और मांसाहारी व्हेल का अपन उदाहरण देखें, तो ये देखने में आता है कि शाकाहारी व्हेल है वो सब अधिक बड़ी होती है। इन्हीं लक्षणीय गुणों के आधार पर प्रकृति में उत्पादकों से शुरू हुई खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पदों के जैव भार, ऊर्जा व संख्या के क्रम को व्यवस्थित करने हेतु पिरामिड जैसी संरचना बनाते हैं, जिसका अपन आगे दिन करेंगे। इसमें जो खाद्य श्रृंखला में ये सीधी रेखा के रूप में, जो स्ट्रेट लाइन के रूप में या लीनियर रूप में या रैखिक रूप में जो दर्शाए गए हैं, ये सांकेतिक है,
परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। इस पर एक ये भी अपन देख सकते हैं कि मांसाहारी जंतु है वो एक ही जंतु पर निर्भर नहीं रहकर, जैसे सर्प चूहे को भी खाता है, छिपकली भी खाता है, पक्षी को भी खाता है, तो इस प्रकार बगेरा जो है हिरण को भी खाता है और मोर को भी खाता है, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शाकाहारी मांसाहारी नहीं होकर कोई जंतु ओमनिवोरस भी होते हैं, भालू है, सियार है, लोमड़ी है, ये अलग अलग भूमिकाओं में शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। और एक जंतु विभिन्न जातियों के जंतुओं को भी अपना भोजन बना सकता है, जैसे एक ही जंतु या वनस्पति पर भिन्न जीव पनप सकते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला जो है वह एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण खाद्य जाल का निर्माण करती है। जैसा कि एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि प्लांट्स में गीज भी इस पे डिपेंड्स है, वर्म्स भी इस पे डिपेंड है, इंसेक्ट भी इस पे डिपेंड है, बैक्टीरिया और ये भी इस पे डिपेंड है, आर्कटिक फॉक्स भी इस पे डिपेंडेंट है। इनको भोजन के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हुए पोलर बियर जो है इसको आर्कटिक फॉक्स का भोजन कर सकता है। इस प्रकार एक जटिल प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो एक स्थलीय पारितंत्र में खाद्य संबंधों पर अपन अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि जैसे घास, पौधे, झाड़ियाँ और वृक्ष है, इनके उपभोक्ता पत्ती-भक्षी लार्वा व कीट हैं। गाय, बकरी, हाथी, हिरण आदि भी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फल खाने वाले पक्षी जो है कोयल, तोते, मकरंद चूसने वाले पक्षी, हमिंग बर्ड, सनबर्ड, बीज खाने वाले पक्षी जैसे गोरैया, कबूतर, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता है। अनेक कीट भी प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, मधुमक्खी है। शाकाहारी कीट पुनः कुछ अन्य मांसाहारी कीटों के शिकार बन सकते हैं, जैसे स्विफ्ट, स्वेलो, वार्बलर, बीटर आदि पक्षियों का शिकार बन जाते हैं। गिरगिट, छिपकली भी कीट भक्षी होते हैं। टोड, मेंढक भी कीट भक्षी है। चमगादड़ भी कीट खाता है। इन सभी कीट भक्षियों से खाद्य श्रृंखला फैलती है, क्योंकि इनका भक्षण कुछ अन्य जंतु करते हैं। वनस्पतियों पर पलने वाले अन्य प्राथमिक उपभोक्ता जैसे पक्षी, चूहे, चमगादड़, खरगोश, हिरण, गाय, बकरी है, ये सभी शिकारियों का शिकार करते हैं। कुछ शिकारी भिन्न प्रकार के शिकार कर अपने खाद्य श्रृंखला को और अधिक जटिल बना देते हैं। सभी खाद्य जालों में एक निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि वनस्पतियों में जितने बड़े प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा स्थानांतरित होगी, उतनी ही श्रृंखला के लंबे होने की संभावना घट जाती है, परंतु छोटे उपभोक्ता पर ऊर्जा जाने से श्रृंखला लंबी होने की संभावना अधिक रहती है। उपभोक्ता यदि छोटे हैं तो श्रृंखला के लंबे होने की संभावना अधिक होती है। सिरस्थ मांसाहारियों के बाद श्रृंखला अपमार्जकों व अपघट्टों की सहायता से चलती है। तो इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा इकोसिस्टम
में ये घटक पाए जाते हैं और इसके द्वारा इसको स्वनियंत्रित इंटरडिपेंडेंट तकनीक की क्षमता पैदा होती है। अनेक प्रकार के जीवों को धारित करने की क्षमता पैदा होती है। जितना इकोसिस्टम बड़ा होगा उसमें खाद्य श्रृंखला अधिक बड़ी होगी और खाद्य जाल अधिक संख्या में पाए जाएंगे और इससे उनको स्वनियंत्रित होने की क्षमता पैदा होती है। स्थायित्व प्रदान होता है, जीवों की संख्या में अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इनके माध्यम से खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के माध्यम से जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, साथ ही इकोसिस्टम में स्वनियंत्रित करने व स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता विकसित होती है। धन्यवाद।